नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा समझिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन वगैरह में बैठते हैं या फिर आपको देना है एंट्रेंस एग्जाम, तो इसका वेटेज बहुत हाई है। इससे रिगार्डिंग टॉपिक्स जो हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे आते हैं, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन का हो, बॉन्ड ऑर्डर का हो, बॉन्ड लेंथ का हो, या फिर आपका कोई दूसरा पार्ट हो। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो मेरे 11th के दोस्त इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बहुत आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। एंड जो हमारे कंपटीशन के दोस्त इसको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पूरे चैप्टर में जो आप ट्रेडिशनल वे से चीज़ें फाइंड करते थे, उन ट्रेडिशनल वे से हटकर इसमें इस बार हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की। ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उन ट्रिक्स से आप बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड करेक्ट आंसर आप दे पाएंगे। तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन टाइप होगा एंड देन फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मैं पूरा एकदम पैनोरामिक व्यू दूंगा कि किस टाइप से ये चैप्टर है, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने बात की, जो अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आएंगे आप, तो अभी तक हमारी जो बात थी वो एटम के ऊपर हो रही थी कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऑर्बिटल्स के ऊपर बात हो रही थी। एटम जो होता है वो किस टाइप से आपका दिखेगा, मतलब जो इसका जो है व्यू कैसा रहेगा। साथ ही साथ अब तक जो हमने बात की थी उसकी प्रॉपर्टीज़, जो उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, अलॉन्ग द ग्रुप, अलॉन्ग द पीरियड, ये सब भी डिस्कस हो चुका है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्डिंग्स के ऊपर। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत हो गई कि कोई एटम जो है आपका वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। बॉन्ड के फॉर्मेशन की उसको ज़रूरत क्या होगा, पहले हम ये समझते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है ये आपका एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी क्या होगा कि अगर एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपका जो एटम है या फिर आपका कोई कंपाउंड है वो अनस्टेबल रहेगा एंड उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो उस एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है और वो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। हुआ क्या कि आपका जो एटम था उसके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी को की वजह से उसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी एंड स्टेबिलिटी के लिए उसने क्या किया, उसको उस एनर्जी को रिलीज करना था। एंड रिलीज करने के लिए क्या किया उसने, रिलीज करने के लिए उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक रीज़न होता है। एक रीज़न और होता है दोस्तों, उसको मैं एक्सप्लेन करते हैं ऑक्टेट रूल से। ऑक्टेट रूल की वजह का भी एक रीज़न होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन की वजह। तो ऑक्टेट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम जानते हैं जो नोबल गैसेस होती हैं हमारी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, उन ग्रुप 18 की नोबल गैसेस आपकी लेस रिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। तो रिएक्शन की प्रॉपर्टीज उनमें होती नहीं है, और उनमें से जो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन है वो तो कोई कंपाउंड भी फॉर्म नहीं करती। तो उनकी जो है केमिकल रिएक्टिविटी कम है। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल है। तो होता क्या है कि आपका जो एटम है उसको भी वही ऑक्टेट रूल की वजह से होगा क्या, उसको भी अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ताकि उसका जो कन्फिगरेशन है वो इन नोबल गैस के पास आ जाए, कि इक्वल हो जाए। एंड नोबल गैस के जब वो इक्वल हो जाएगा तो वो अल्टीमेटली जो है स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए वो ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करते हैं। अब दोस्तों ये एनर्जी वाला जो रूल है इसको एक बार फिर से आप फोकस कीजिए। एनर्जी वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी और एनर्जी का डायरेक्टली जो है रिलेशन है। इसमें जब मैं एनर्जी की बात करता हूं तो बेसिकली बात हो रही होती है यहाँ पर एनर्जी की नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी रिलीज हो जाती है
हाई पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो कंपाउंड आपका अनस्टेबल रहेगा, एंड लो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो कंपाउंड आपका स्टेबल रहेगा। इसको आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी रास्ते से आगे जा रहे हैं एंड आपकी जेब में 50,000 रुपये हैं। तो अगर 50,000 रुपये आपकी जेब में पड़े हैं तो होगा क्या कि आप ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आप ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे ताकि आपको कोई लूट ना ले। लेकिन अगर कंपेरेटिवली आपकी जेब में 5 रुपये हो जाएं तो आप उसी रास्ते से जाएंगे तो आपकी अटेंटिविटी कम रहेगी, क्योंकि 5 रुपये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, एनर्जी आपकी लो हो गई, स्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई। एनर्जी का कारण वहाँ पे क्या था, वो था मनी। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है कि एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इस चीज पोर्शन को हमने पहले भी देखा था कि किस प्रकार से ये दूसरी चीज़ों में वैरी कर रहा था। तो दोस्तों अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक आपकी टर्मिनोलॉजी हो जाएगी केमिकल बॉन्ड, एंड एक हो जाएगी वैलेंसी। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से आपके दो एटम्स ज्वाइंट होते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इट इज अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, बाय विच टू एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ये हो गया आपका केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनोलॉजी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी बेसिकली दोस्तों होता क्या है? वैलेंसी होती है आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी को हम डिस्क्राइब करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी से। कंबाइनिंग कैपेसिटी जो किसी भी एटम की होती है कि वो कितने लोगों के साथ कंबाइन कर सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर उसकी वैलेंसी। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो फॉर्म करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन वो करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा NH3 का, H2O, देन फिर आपका N3H। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, तो आप कह देंगे कि यहाँ पर 3 वैलेंसी है। सिमिलरली यहाँ इस केस में कितनी वैलेंसी है? इस केस में आपकी 1/3 वैलेंसी है। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है? इसकी आपकी 2 वैलेंसी है। तो ये हो गया आपका वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को दोस्तों हमने समझ लिया, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दो टर्मिनोलॉजीज हमने समझ ली। अब हम बात करते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड्स में हम लोग बेसिकली किन बॉन्ड्स से हम डील करेंगे? केमिकल बॉन्ड्स दोस्तों बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और एक आपका होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो पहला क्या होगा? एक होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीनों बॉन्ड के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों क्या होते हैं कि मान लीजिए ये बेसिकली दो ऐसे एटम्स के बीच बनते हैं जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही होती है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है एंड इसका जनरेशन कैसे होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो जनरेट होगी आपकी दो अपोजिट चार्जेस के बीच। एक होगा आपका कैटायन, एक होगा आपका एनायन, उनके बीच लगेगी अट्रैक्टिव फोर्स एंड उसकी वजह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा एक कंपाउंड का जो बेसिकली न्यूट्रल होगा नेचर में, एंड जो बॉन्ड उसको जोड़ रहा होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको और समझते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा? जो फोर्स ऐसे लगती है उसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 आपका चार्ज हो जाता है, r² दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाती है, एंड ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। होगा क्या कि मान लीजिए आपके मेरे पास जो है दो एटम्स हैं। वैलेंसी के टर्म में बोलूँ तो इसकी वैलेंसी जो है +1 की है एंड इसकी वैलेंसी आपकी जो है -1 की है। अब -1 +1, अब वैलेंसी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो बेसिकली मुझे लगेगा कि आपको बेसिकली आइडिया होगा कि वैलेंसी कहाँ से आती है। तो आपको पता होगा कि वैलेंसी का मतलब क्या हुआ?
कंबाइनिंग कैपेसिटी। एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी से यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एटम है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो नोबल गैस के पास पहुंच जाता है। तो नोबल गैस के पास पहुंच जाएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए आपका कोई हेलोजन है, उस केस में क्या होगा कि आपका उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपना नोबल गैस के इक्वल करना है तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। एंड एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसका कन्फिग्रेशन नोबल गैस के इक्वल हो जाएगा तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो ये दोनों कंपाउंड मान लीजिए कंबाइन करेंगे आपस में तो फॉर्मेशन हो जाएगा AB का। अब ये +1 -1 को ऐसे में समझिए, हुआ क्या कि कन्फिग्रेशन ना एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया एंड एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है गेन कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो -1 +1 चार्ज आ गया, तो ऐसे ये कंबाइन हो गए। सिमिलरली और भी दूसरे कंपाउंड्स है जो ऐसे कंबाइन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए A के केस में यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका B के केस में जो है -1 ही रहेगा। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा AB2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गई हमारी बात। इस टाइप से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एक कैटायन एक एनायन के थ्रू, इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों स्टेबल फॉर्म में जो है आपके रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है दोस्तों, इसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है ये न्यूट्रल होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम इसको देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इस टाइप्स के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अगले के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हम समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा और कैसे होगा। कोवैलेंट बॉन्ड दोस्तों फॉर्म होता है ऐसे कंपाउंड्स के बीच में जहां पर बेसिकली इस बॉन्ड में होता क्या है कि यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो ऐसे एटम्स हैं जहां पर जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है किसके इक्वल, आपके नोबल गैस के इक्वल। एंड उनके पास ना तो वो इतने कैपेबल हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है निकाल कर जो है कैटायन का फॉर्मेशन करें, चाहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर एनायन का फॉर्मेशन करें। तो ऐसे केस में क्या हुआ, वो दोनों आपस में आए एंड आपस में आकर उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या किया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। एंड एक बॉन्ड ऐसा बनाया कि जहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको म्यूचुअली शेयर कर पाए। तो ऐसे केस में आपका बन जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, जैसे कि आपके जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे CH4 का एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर C है, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया आपका H। यहां पर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी कि वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना सके। तो उसने क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन को चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। एंड हाइड्रोजन की भी रिक्वायरमेंट थी कि उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो हीलियम के इक्वल हो जाए, यानी कि नोबल गैस के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिमिलरली इन्होंने जो है फॉर्मेशन किए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, यहाँ पर 2 हुए एंड यहाँ पर आपके 2 हुए। तो कार्बन ने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इस पर हाइड्रोजन का भी उतना ही इन्फ्लुएंस है एंड कार्बन का भी उतना ही इन्फ्लुएंस है। तो कार्बन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा। एंड अब इस कार्बन की बात करें तो इसका भी 2 2 4 2 6 2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका भी होगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो दोनों का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इस टाइप के जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब कोवैलेंट बॉन्ड हो गया एंड आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब तीसरे टाइप की बॉन्ड की बात कर ले। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग है दोस्तों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम समझते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम कैसे समझते हैं दोस्तों, होता क्या है
कि जहां पर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा वहां और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों इस केस में नहीं होता। होता क्या है, ये थोड़ा सा मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है H2O, ये आपका ऑक्सीजन होगा, ये आपका हाइड्रोजन होगा, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट आपका कंप्लीट है, ठीक, लेकिन इसके बावजूद इसके पास जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं यहाँ पर बचे हुए। तो इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं उनको कहा जाता है, उनको आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रह गए हैं ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग में चले गए इनको कहते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई कंपाउंड जैसे कि आपका BF3 है, तो BF3 को आप ध्यान से देखेंगे तो BF3 में हो क्या रहा है कि BF3 में आपका ये जो बोरॉन है इसका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह से स्टेबल है नहीं। देखिए बोरॉन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2 और 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में थे, तीनों के तीनों शेयरिंग में चले गए, इनका संख्या हो गई डबल, यानी कि 6 आपका जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको और रिक्वायरमेंट है ताकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। तो इस केस में होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स, कुछ इस टाइप से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं इस टाइप्स के कंपाउंड्स को। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसने इस टाइप से डोनेट कर दिया BF3 को, तो ये जो डोनेशन के लिए ऐसा बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये रहती है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो पार्शियली ट्रांसफर करता है। तो होता क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो इस टाइप के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहते हैं इनको हम लोग लीविस बेस कहते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम लोग जो है लेविस एसिड कहते हैं। तो ये हो गया आपका लेविस एसिड, ये हो गया आपका लेविस बेस। अब यहां पर जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके मुंह में मैं रसगुल्ला खिला रहा हूं एंड चम्मच मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपने मुंह खोला, मैंने आपके मुंह के अंदर रसगुल्ला डाल दिया, मैं पूरी तरह छोड़ ही नहीं रहा हूं, तो आपको क्या पता रसगुल्ला आपके पास है कि मेरे पास है। सिमिलरली यहां पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली नहीं गए, तो इलेक्ट्रॉन्स BF3 के पास तो जा रहे हैं लेकिन उनका जो चम्मच है, जिनका जो है कंट्रोल है, वो अभी भी H2O के पास है, तो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसको केस में हमको कहेंगे कि इसको हम लोग जो दे रहे हैं उनको लेविस बेस कहेंगे, जो रिसीव कर रहा है उसको हम लोग लेविस एसिड करेंगे। इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर और डिटेल्स में लिगैंड्स जो है बाइडेंटेट, जो मोनोडेंटेट, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत चर्चा होगी, एंड किस टाइप से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली इतना समझ लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर फेवरिंग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हम कंडीशंस को जानेंगे जो कंडीशन फेवर करेंगे आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को। तो अभी मैंने बात कर ली, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो एक पॉइंट दोस्तों आता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। लास्ट सेशन में आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो वहां पर मैंने आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाया था। उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया था 16 XA - XB + 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर। तो वहां पर मैंने आपको बताया था क्या क्या कंडीशंस थी कि जब वो 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट शो करेगा, एंड क्या कंडीशन थी जब वो 100% आयनिक शो करेगा। उसको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वहां से हम लोग बिल्कुल डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपकी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2 एटम में हाई है, डिफरेंस अगर हाई होता है तो फॉर्मेशन होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आपका बन जाता है। क्यों बन जाता है? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूला को हमने देखा था।
प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स ए माइनस एक्स ए क्या था, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी हम जो है एटम ए की, एक्स बी क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी एटम बी की। एंड इस फॉर्मूला में डिफरेंस रखे हम पुट कर लेते थे, तो हमने इसकी नेचर के ऊपर स्टडी किया था। तो होगा क्या कि जब डिफरेंस इन दोनों का ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, परसेंटेज में आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीज हो जाएगा। एंड आयनिक कैरेक्टर बन रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्रिस्टलाइन कंपाउंड आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन दोस्तों हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंसेप्ट से एंड जो है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट से। अब इसको समझिए थोड़ा सा। तो होगा क्या, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बेसिकली क्या है, एक तरह का आयनिक बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड है तो कौन बनाएगा, आयंस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आयंस के फॉर्मेशन के लिए ये दो कंसेप्ट का हमने यूज पिछली बार सीखा था। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो वैल्यू थी, वो एनर्जी थी जो आप देते थे ताकि आप आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकें। तो आप समझिए कि आपको मान लीजिए ए में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है, तो यहां पर आपका कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आपको कम एनर्जी देनी पड़े और ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप से रिलीज हो जाए, तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज मान लीजिए आपकी को लो देनी पड़ रही है। ठीक, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने दी, ये आपका कन्वर्ट हो गया और यहां पर आपको वैल्यू इसकी लो देनी पड़ी। दूसरी चीज हो गई, यानी कि ये जो आपका एटम है ये कम एनर्जी पर आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आयंस के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन है कि जो दूसरा एटम है आपका बी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और यहां पर वो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर ले, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी को वो रिलीज कर दे, तो इससे क्या होगा, इससे वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में। यानी कि जो कंपाउंड्स आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे कैटायंस एंड एनायंस में, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की। हुआ क्या, फिर से समझ लीजिए वो क्या रहा है। हमने इस कंसेप्ट को पिछली क्लास में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली आयोनाइजेशन एफिनिटी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी आपकी, वो एनर्जी थी आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो रिलीज हो रही थी जब आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा था उस एटम में। तो यहां पर क्या हुआ, सिमिलरली बी केस में देखा कि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और एनर्जी जो है रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो ऐसे केसेस में जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों एक कंसेप्ट हो गए। एक कंसेप्ट और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट कंसेप्ट दोस्तों होता है लैटिस एनर्जी का। लास्ट कंसेप्ट होता है दोस्तों लैटिस एनर्जी का। अब ये लैटिस एनर्जी होती क्या है और कैसे इफेक्ट करेगी मैं आपको बताता हूँ। लैटिस एनर्जी का बेसिकली इफेक्ट क्या होता है कि लैटिस एनर्जी अगर आपकी हाई है, लैटिस एनर्जी का वैल्यू अगर आपका हाई है तो आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है हाई हो जाएगी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब आपका कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी आपकी हाई हो जाएगी। अब ये लैटिस एनर्जी है कैसे समझते हैं दोस्तों। होता क्या है कि जो है ये मान लीजिए आपका कैटायन है, तो कैटायन एंड एनायन का जो अरेंजमेंट होता है उसी को बेसिकली हम लैटिस कहते हैं। एंड उस फॉर्मेशन में उस लैटिस की जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो आपकी कहलाती है लैटिस एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए ये कैटायन है तो इसके अराउंड जो है आपके एनायंस आके अट्रैक्ट करके जुड़ेंगे। सिमिलरली अब इसके अपोजिट जो आयंस है वो इससे आगे जुड़ेंगे। सिमिलरली फिर इसके अपोजिट आयंस जो हैं वो इस तरह आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से एक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कैटायन एंड एनायन की। इन कैटायन एंड एनायन के अरेंजमेंट के लिए
कैटायन एनायन के अरेंजमेंट के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज हो जा रही है उसको हमने कहा कि वो कहलाती है आपकी लैटिस एनर्जी। अब वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जा रही है तो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो आपका ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, एंड स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है ज़्यादा जो है, क्योंकि आयंस की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, होगा क्या कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, तो सबसे पहले लैटिस को समझते हैं। तो लैटिस में क्या होता है कि एक आपका कैटायन होता है और आयन होता है, तो कैटायन के चारों तरफ आपके एनायन आने अरेंजमेंट चालू हो जाती है, एंड एनायन के जो है अपोजिट फिर से आपके कैटायन की अरेंजमेंट चालू हो जाती है। ये जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होती है कैटायन एनायन की, इसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है, एंड क्रिस्टल लैटिस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। एंड ये जो एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा रिलीज होगी तो बहुत जो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी पोर्शन में कोई क्वेरी रह गई तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।